मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ हैं हमारी साथी, हमारी एंकर, हमारी रिपोर्टर, हमारी हेल्थ रिपोर्टर स्नेहा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस। दोस्तों, कोरोना बहुत तेज़ी से हमारे देश में अपने पैर पसार रहा है, बढ़ रहा है, पीक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम जल्दी से इस वक्त आपको अपडेट दे दें, न सिर्फ हमारे देश का और उसके अलावा दुनिया का भी। नए मामले 1,94,720 मतलब 2 लाख के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं और संक्रमण दर 11.05%। इसका क्या मतलब होता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन 60,405 लोग ठीक भी हुए हैं। मतलब ये हुआ कि क्या ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो दर भी काफ़ी अच्छी खासी है। कुल आंकड़े तो आप यहाँ पर देख रहे हैं और उसके बाद 4,82,000 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। ये खैर सिर्फ अब आंकड़े हैं और ये आंकड़े जब हम देखते हैं तो हमें डर लगता है, हम और ज़्यादा अलर्ट होते हैं और ज़्यादा सावधान होते हैं। 11 जनवरी को 1,68,000 थे। 12 जनवरी यानी कि कल के मुकाबले 24 घंटों में 68 से 78, 88 एंड 98 लगभग 25,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। देखिए ये किस तरह से नए केस जो 21,259 है ओमिक्रॉन के और संक्रमण दर ये दिल्ली के ये 24 घंटे में दिल्ली का आंकड़ा बता रहे हैं आपको। 5 मई के बाद सबसे ज़्यादा ये आंकड़ा अब हमारे सामने आया है। सक्रिय मरीज़ इस वक्त 74,881 दिल्ली में। 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। ये भी काफ़ी डराने वाला आंकड़ा है। अब आप भूल जाइए क्योंकि कोरोना जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दिल्ली में ये मामला, अब दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया। मुंबई में पिछले 4 दिनों में केसेस कम आए हैं, लेकिन दिल्ली में लगातार बढ़ोतरी कोरोना के मामलों में देखी जा रही है। पीक आने वाली है, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि पीक 15 जनवरी से लेकर एंड तक बहुत ज़बरदस्त होगा। डॉक्टर अंशुमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तक से बातचीत करने के लिए। हम आपके पास आए डॉक्टर अंशुमान उससे पहले क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारी बातों पर वहाँ पर ध्यान हमारा उन्होंने आकर्षित करने का प्रयास किया है। स्नेहा क्योंकि टच में है हेल्थ मिनिस्ट्री के लोगों से, डॉक्टर्स से, और हेल्थ बीट की जिम्मेदारी आप ही की है। इस कॉन्फ्रेंस में स्नेहा क्या हुआ है, कितना हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ सबसे पहले इसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो ये कि सरकार का ये कहना है सईद कि केसेस जो है वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है और यूपी, गोवा और ये दो स्पेशली ये जो 2 स्टेट्स हैं, पंजाब में भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज देखा जा रहा है। और ऑफ कंसर्न जो एरियाज़ हैं उनमें है बिहार और यूपी। इस समय यूपी पोल बाउंड है और 14 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 14 टाइम्स इंक्रीज हुआ है पिछले 1 हफ्ते में केस काउंट को अगर हम देखें तो। लेकिन इलेक्शंस कैरी ऑन हो रही हैं और डॉक्टर अंशुमन से मैं पूछना चाहूँगी कि आपको, अगर आप सिर्फ पोल बाउंड स्टेट्स को देखें, गोवा है, पंजाब है, यूपी में केसेस बढ़ रहे हैं इस समय, आपको क्या लगता है कि हमें प्रोटोकॉल के साथ इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, या क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि दोनों का कोई लिंक नहीं है, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम जाएंगे, क्या ये भी नॉर्मल है एक्सेप्ट करना कि डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस तो होगा ही और प्रोटोकॉल के साथ हमें वी शुड गो अबाउट आवर लाइव्स एज नॉर्मल एज यूजुअल? डॉक्टर अंशुमान। ये तो चुनाव आयोग का निर्णय है कि इलेक्शन कराए या ना कराए, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट के तहत आपने सवाल पूछा, मेरा दायित्व बनता है कि सच्चाई के साथ आपको बता दूं। कोरोना प्रोटोकॉल जो इन्होंने लगाया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो आज तक कोरोना प्रोटोकॉल में नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात होती कि 5 तय स्टेट में इलेक्शन पता था कि कराना है आपको, तो वैक्सीनेशन का जिम्मा दे दिया, सारे पार्टियों को कह दिया जाता कि बिना दोनों डोज के हम अलाउ नहीं करेंगे वोट देने के लिए, तो हम मानते कि एक विजनरी अप्रोच हुआ और ये हो गया क्योंकि 18+ में वोटिंग भी, 18+ में वैक्सीन भी थी, नहीं हो पाया। तो जो अभी प्रोटोकॉल की बात आप कर रहे हैं, अंडर वैक्सीनेटेड हैं, प्रोटोकॉल का पालन आप कितना भी चाह लें, भीड़ को अवॉइड नहीं कर सकते। भीड़ से आपका स्प्रेड बढ़ता है। जहां तक बात आपने डेमोक्रेसी की कही, देखिए ओमिक्रॉन सर्ज साउथ अफ्रीका 52 डेज में डाउन हो गया, यूके 48 डेज में डाउन हो गया, इंडिया का भी ट्रेंड 30 दिन के बाद डाउन पे जाएगा, मे बी 40 दिन हो, 45 दिन हो। तो हम ये कर सकते थे कि 15 फरवरी के आसपास रिव्यू करते और उसके बाद इलेक्शन की डेट डिसाइड करते, बेटर ऑप्शन होता है, जो मेडिकल एक्सपर्ट में ये कहना चाहूंगा।
जी ठीक है। कुछ स्नेहा, कुछ आंकड़े आप दिखा रही थी। जी बिल्कुल, प्लीज वो क्या है ये डेटा? जी पोल्स में जा रहे हैं, वो स्टेट्स है उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश। बताना चाहूंगी कुछ डेटा है मेरे पास जहां पर ये दिखता है कि केसेस किस तरह इंक्रीज हुए हैं। मैं गोवा का एग्जांपल देना चाहूंगी। 6 जनवरी को गोवा में पॉजिटिविटी रेट थी 20% और आज 12 जनवरी को ये 40% है, एग्जैक्टली डबल हुई है। मणिपुर में 6 जनवरी को ये थी 1%, आज 12 जनवरी को ये है 5%। पंजाब में ये थी 7% और 12 को अभी है 13%। इस तरीके से ये दिखता है। यूपी में फॉर एग्जांपल पॉजिटिविटी रेट थी 0.98%, आज ऑलमोस्ट 5% यूपी में पॉजिटिविटी रेट है। मतलब केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, पोल बाउंड स्टेट्स में भी केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन आज का बिग टेक अवे सईद ये भी है, और ये इन्फॉर्मेशन भारत बायोटेक ने शेयर की है। बूस्टर्स की बात हो रही है। बताना चाहूंगी कि भारत बायोटेक का खुद का जो स्टडी है जो ऑक्यूजन फर्म के साथ उन्होंने की है, इससे ये दिखाता है कि कोवैक्सिन एज अ बूस्टर वर्क कर रहा है और वो ओमिक्रॉन को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है। भारत बायोटेक का ये कहना है कि इसकी जो इफेक्ट है वो एज कंपेयर टू mRNA वैक्सीन भी बहुत ही अच्छी है, तो उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। कुल मिला के कोवैक्सिन बूस्टर के तौर पर वर्क कर रही है। डॉक्टर अंशुमन से पूछना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स डेटा पीयर रिव्यूड नहीं है, ये कंपनी का खुद का कहना है। डेटा प्यू रिव्यू होते होते कम से कम 2 या 3 या 4 महीने भी लग सकती है, लेकिन इस तरह का जो प्रिलिमिनरी डेटा है वो कितना सैटिस्फैक्टरी लगता है ये बोलने में कि अभी बूस्टर डोजेस या थर्ड डोज या प्रिकॉशनरी डोज को तेजी से हम दें, सब लोगों को दें, ग्रेजुअली पूरे पॉपुलेशन में एक्सटेंड करें। जी देखिए, बूस्टर डोज में 2 बातें हैं कि पहली और दूसरी डोज कौन सी लगी है। तीसरी मतलब बूस्टर डोज सेम लग रही है, अलग लग रही है। अगर किसी व्यक्ति को कोविशील्ड है और कोवैक्सिन बूस्टर में लगा रहे हैं, इसका रिजल्ट डेफिनेटली बेटर आएगा एज कंपेयर टू किसी को पहली और दूसरी भी कोवैक्सिन है और तीसरी भी कोवैक्सिन। असर तो आएगा, उससे कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। mRNA बेस्ड वैक्सीन अगर फर्स्ट सेकंड लिया, बूस्टर भी mRNA ले, उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। कंपैरेटिव स्टडी तभी करते हैं, उसका रीजन ये है ओमिक्रॉन में इफेक्टिव होगा क्योंकि होल वायरस ही एटेन्यूएटेड है, तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन इसमें एब्सेंट नहीं है कोवैक्सिन में। बाकी में रिप्रेजेंटेशन की एक कमी आई, इसलिए mRNA फाइजर वालों ने अपना मॉडिफाई कर लिया, ओमिक्रॉन के हिसाब से मॉडिफिकेशन भी किया। समस्या कोवैक्सिन के साथ दूसरी है, आज भी इतने समय के बाद प्रोडक्शन उनका 7 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी है, जो बहुत मिनिमल कैपेसिटी है। आइडियली अगर बेसिक अर्ली बहुत सेफ्टी ना खेलें और अच्छे इम्यूनिटी की बात करें बूस्टर के बाद, तो आइडियली जिनको कोविशील्ड लगी थी कोवैक्सिन अगर दें तो बेहतर होता, लेकिन उसके लिए प्रोडक्शन आपको बढ़ाना पड़ता। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी नहीं बढ़ी है, उस पर अगर काम करें तो बेहतर होगा। डॉक्टर अंशुमान, हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिस्चार्ज पॉलिसी में भी थोड़ा सा बदलाव किया है और ये आज की खबर है, और वो डिस्चार्ज पॉलिसी ये है कि अगर आप पॉजिटिव हैं और 3 दिनों तक आपको बुखार नहीं आता है तो आप अपने आप को नेगेटिव मान लीजिए। सिर्फ 3 दिन का ये आंकड़ा रख दिया है और उसके बाद आप काम पर लौट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका नॉर्मल होना चाहिए। इसे आप कैसे समझाएंगे आम इंसान को? बिल्कुल, आपको याद होगा पिछली बार डेल्टा के समय एक हाई वायरल लोड का बाद में कॉन्सेप्ट चला था, हाई वायरल लोड एंड लो वायरल लोड। इसका कॉन्सेप्ट वही है। अभी स्थिति ये है कि कोरोना इन द फॉर्म ऑफ ओमिक्रॉन स्ट्रेन प्रेजेंट है कंट्री में पूरी जगह। दूसरी अच्छी बात इसके साथ ओमिक्रॉन स्ट्रेन के साथ है कि थ्रोट मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट है, लंग मल्टीप्लिकेशन कम है। तो यूजुअली कॉमन इंसान में जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, मतलब फेफड़े की समस्या नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। अगर ऑक्सीजन की कमी इसलिए कहा गया कि अगर कोई समस्या है तो ये व्यक्ति हाइपोक्सिया सिंड्रोम में जा सकता है, इसलिए उसको चेक कर लीजिए। इसके बाद क्यों कहा गया कि 3 से 5 दिन, अगर 3 दिन तक एसिम्प्टोमेटिक है और सिम्टम्स नहीं आया तो माना जाता है लो वायरल लोड में चला गया है, ये दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब सोसाइटी के लिए डेंजर नहीं है, इसलिए इनको अलाउ कर दिया। ये सर्टेन चेंजेस हुए हैं। ये भी कहा गया है कि आपको नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं 5 दिन वेट कर लिया है तो दोबारा टेस्ट करने की जरूरत है। जी डॉक्टर अंशुमन, इसमें 2 बातें आती है। एक तो सईद जो दूसरे वेव में हमने देखा था कि एक पेशेंट जो कि
इतना सीरियस नहीं था और जो कि रिकवर कर रहा था, और लेकिन हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा टाइम के लिए हो रही थी और इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें उस समय उस बेड की जरूरत थी और नहीं था, इसलिए ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये प्रोटोकॉल चेंज किया है। दूसरी बात ये भी है कि गलती हुई थी जो सेकेंड वेव में वो अवॉइड करना चाहते टेस्टिंग प्रोटोकॉल में भी, इसी वजह से क्योंकि RT-PCR टेस्टिंग की कैपेसिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कम हो रही है, इसलिए पर्पसिव टेस्टिंग डॉक्टर अंशुमन ICMR ने कल बोला है, आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पर्पसिव टेस्टिंग होगी, हर किसी को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं हाई रिस्क नहीं हूं और अगर मैं किसी कोविड पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आती हूं तो मैं घर बैठ सकती हूं बेशक 7 दिनों के लिए, लेकिन मुझे टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं। अगर सिम्टम्स आ जाते हैं तो टेस्टिंग कराऊं। डॉक्टर अंशुमन, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? आपको लगता है क्या केसेस मिस हो जाएंगे, लोग क्योंकि टेस्टिंग नहीं कराएंगे तो वो बाहर जाएंगे, लापरवाह होंगे, या यही एक तरीका है जिससे हम जुडिशियस यूज ऑफ टेस्ट किट्स कर सकते हैं, पर्पसिव टेस्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल टेक्निकली आप इसको ट्रायजिंग कह सकते हैं, ट्रायजिंग ऑफ टेस्टिंग, किनको देना है किनको नहीं देना है, उसमें बिल्कुल सही है कि जो हाई रिस्क है उनको दीजिए। अदरवाइज अभी के समय ये 1 महीने आप मान लीजिए कि कोई भी कॉमन कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन या इस तरह के लक्षण आपको मिल रहे हैं, अनलेस प्रूव अदरवाइज आप कोरोना पर्टिकुलरली ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं तो आप आइसोलेट कीजिए। अगर हाई रिस्क ग्रुप में नहीं है, मतलब कोई कोमॉर्बिडिटी लेके नहीं चल रहे हैं, और अगर एसिम्प्टोमेटिक है, टच में या कॉन्टैक्ट में आए हैं तो आइसोलेट कर लीजिए, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है टेस्ट लोड कम करने के लिए, बेवजह टेस्ट करने से सिर्फ आप लोड बढ़ाएंगे, मैनेजमेंट में कोई फर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें क्रिटिकलिटी उतनी नहीं हो रही जो डेल्टा में था या सेकेंड वेव में हमने अनफॉर्चुनेटली देखा। ड्यूरेशन कम हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए टेस्ट पे लोड देने का कोई फायदा नहीं। सर, अभी स्नेहा ने, डॉक्टर अंशुमान, एक डेटा दिखाया और वो उन्होंने बताया पूरा, ये पॉजिटिविटी रेट था जी, ये पॉजिटिविटी रेट ये डबल क्यों हो रहा है सर? और इसका मतलब क्या हम कैसे समझें कि जो स्नेहा ने डेटा दिया कि विभिन्न राज्यों में हमारे देश के पॉजिटिविटी रेट जो है वो डबल हो रहा है, ये इसका मतलब क्या हुआ और हमें इससे कितना डरना है या घबराना है? जी देखिए, जहां भी केसेस बाद में चालू होंगे वहां पॉजिटिविटी रेट बाद में बढ़ेंगे। जैसे महाराष्ट्र का आपने भी कहा 4 दिनों से डाउन जा रहा है, पहले चालू हुआ था, उसके पहले कर्नाटक हुआ था, अभी दिल्ली पीक पे चलेगा, फिर दिल्ली डाउन होगा। जो स्टेट अनटच्ड है जैसे यूपी, बिहार और पंजाब, इन राज्यों में भी केसेस बढ़ने चालू होंगे, फिर पीक इनका दिल्ली से भी बाद आएगा, फिर डाउन आएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, यही तरीका चल रहा है। डरने की जरूरत है आपको ह्यूज गैदरिंग से, जिसको हम कहते हैं कि लार्जर सुपर स्प्रेडर इवेंट, उससे बचना है। एक दूसरा, हम वल्नरेबल एज ग्रुप, वल्नरेबल कोमॉर्बिडिटीज वाले केसेस को हाई वायरल लोड से बचाएं। 2 ही परहेज रखना है, बाकी केसेस बढ़ेंगे ही और अपने आप कम होंगे। जी, ये पूछना चाहूंगी, आपने बोला कि ये जो पीक देखा जा रहा है वो ग्रेजुअली अलग जगहों में अलग तरीके से देखा जाएगा। मुंबई में आप कैसे देखते हैं डेटा को? 20,000 केसेस से कल 11,000 केसेस पे उतर गई है, और सिर्फ नंबर्स ही नहीं, क्योंकि अगर नंबर्स को हम 1 सेकंड के लिए अलग भी रखें और ये हम फैक्टर इन करें कि टेस्ट कम होगा, कई सारे लोग टेस्टिंग नहीं करवाएंगे, लेकिन डॉक्टर अंशुमन, हॉस्पिटलाइजेशंस जो हैं वो उसमें थोड़ा से ये डेटा ये सजेस्ट करता है कि सिचुएशन थोड़ा ईज आउट हुआ है। क्या ये प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि मुंबई प्रोबेबली हैड पीक्ड अ फ्यू डेज अगो और अभी सिचुएशन मुंबई में ठीक है और वो खतरे से बाहर है इस समय, या हमें और कुछ दिन रुकना चाहिए पैटर्न को एस्टैब्लिश करने के लिए? 2 बातें हैं स्नेहा। साइंटिफिक ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, जो होना चाहिए था मुंबई के साथ वही हो रहा है कि अब उसका डाउन होना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन की जहां तक बात है, या तो लोगों ने प्रिकॉशनरी हॉस्पिटलाइजेशन कराया, उनको जरूरत नहीं थी, एज ज्यादा थी, कोई बीमारी थी, तो उन्होंने कहा मुझे 3-4 दिन या 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में रख लो, या उनको बाकी कोई कोमॉर्बिडिटी थी, तकलीफ हुई थी, जैसे रिसेंटली ग्रेट सिंगर लता मंगेशकर एडमिट हुई, जिनको तकलीफ थी, एज भी है, निमोनिया की तकलीफ आई, फिर मीडिया में आया। तो इस तरह से देखा गया कि हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो गए, ऑब्वियसली कम हो गए कि कम परसेंटेज हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, अब टोटल परसेंटेज ही कम आ रहा है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है सवाल का कि क्या अभी मान लेना चाहिए इसको ट्रेंड? नहीं,
क्योंकि अगर कोई सुपर स्ट्रेन, कोई फर्दर म्यूटेशन, कोई और मिक्सिंग ऐसा ना हो और इसी तरह से ट्रेंड परसिस्ट कर जाता है, तब हम मानेंगे इसको कि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है, महाराष्ट्र फॉलोड बाय दिल्ली फॉलोड बाय अदर स्टेट। जी, थोड़ा सा आपकी इस बात से जुड़ा हुआ सवाल डॉक्टर अंशुमन, और थोड़ा सा एक फ्यूचरिस्टिक, क्या अब जो ट्रेंड चल रहा है लक्षण को लेकर, अब जो ट्रेंड चल रहा है टेस्टिंग को लेकर, अब जो ट्रेंड चल रहा है ठीक होने की एक समय सीमा को लेकर, टाइम लिमिट को लेकर, क्या हम इसी को माने, इसी को फॉलो करें, पीक आने पर भी यही रहेगा, उसके बाद भी यही रहेगा, या एक खतरा जो इनिशियल स्टेज में हम आपसे बात करते हुए जिसकी तरफ इशारा करते थे कि डेल्टा ओमिक्रॉन मिलकर कोई एक नया वेरिएंट बन जाएगा, वो डेडली हो सकता है, वो डेंजरस हो सकता है, या उसे अब आप खत्म करते हैं, रूल आउट कर रहे हैं उसे? देखिए, हमने उस समय बात की थी जब तक कहीं भी वर्ल्ड वाइड कहीं ये सुपर स्ट्रेन नहीं मिला था। अभी सुना ही होगा आपने, साइप्रस में 25 केसेस पहले दिन साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया जिसका नाम दिया डेल्टा क्रॉन, जिसमें डेल्टा लीनिएज में ओमिक्रॉन के म्यूटेशंस आ गए हैं। स्टडी कर रहे हैं, उसमें 25 के 25 पेशेंट एडमिटेड हैं, हॉस्पिटलाइज्ड थे। तो उसने यही एक्सपेक्ट किया कि इसमें इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है और हॉस्पिटलाइजेशन भी कर रहा है, जो डेल्टा की प्रॉब्लम थी कि लंग इंजरी करता है। तो साइप्रस में तो बना है, लेकिन दूसरे कंट्री में अभी तक नहीं बना है। उम्मीद या एक्सपेक्टेशन किसी भी एक्सपर्ट का, आप लोगों का भी ये होगा कि हमारे कंट्री में भी ना बने, हम यही उम्मीद करते हैं। लेकिन इसकी वजह से पैनिक भी है अंशुमन और डॉक्टर अंशुमन और सईद, WHO का ये कहना है कि डेल्टा क्रॉन इससे ना बोला जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस समय जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि बहुत डेटा प्रिलिमिनरी है, ज्यादा हमें पता नहीं है इस बारे में। बट ये आप ये मानेंगी स्नेहा की जो डॉक्टर अंशुमान बोल रहे हैं कि एक नया वेरिएंट आया है जो लंग्स को इफेक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि डेल्टा था जो लंग्स को इफेक्ट कर रहा था और ओमिक्रॉन है वो बाय एंड लार्ज जहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखा जा रहा है। जी, इसलिए इस रीजन से ये ज्यादा इन्फेक्शियस है और लेकिन ये ज्यादा बीमार नहीं कर रहा है। डेटा ये दिखाता है इस समय इंडिया में कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है और हॉस्पिटलाइजेशन थैंकफुली बहुत ही कम है, लेकिन हम कुछ नहीं बोलना चाहते लाइक दिस, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट रियली, बट एट द एंड ऑफ द डे ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो भी वेरिएंट हो, एक तो यूनिवर्सल वैक्सीन हमारे पास मास्क के तौर पे है ही है, और इतना बोला गया है मास्क के बारे में कि और बोलना ऐसा लगता है कि जो नहीं पहनेंगे मास्क और जो नहीं प्रिकॉशंस लेंगे वो शायद अपने से और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स से शायद प्यार ही नहीं ना करते हो, इसलिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। लेकिन यूनिवर्सल वैक्सीन है, कोवैक्सीन की बात की गई है, बाकी सारे वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स डेवलप होते हैं, चेंज होते हैं, वायरसेस म्यूटेट होते हैं, वैक्सीन्स भी चेंज होंगी, इनकी एफिकेसी लेवल्स कम होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन एक जो चीज़ है वो बदलेगा नहीं है, वो बेसिक प्रिकॉशंस, बैक टू बेसिक्स हमें जाना ही है डॉक्टर अंशुमन। बैक टू बेसिक्स जाने के लिए ये पब्लिक मैसेजिंग हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी बहुत ही ट्रांसमिसिबल है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू द बेसिक्स एसेंशियली, कि आप जो आपको करना चाहिए वो आपको करना ही है। आपको क्या लगता है कि प्रोटोकॉल हमें कितने दिनों तक और फॉलो करना पड़ेगा? बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, और कब तक? थक गए हैं लोग, सईद आप भी थक गए हैं, मैं भी थक गई हूँ, बहुत लोग थक चुके हैं डॉक्टर अंशुमन, मैं तो रिपोर्टिंग कर करके थक गई हूँ। सॉरी डॉक्टर अंशुमान जवाब दे दें, उसके बाद आप दोनों से स्नेहा और डॉक्टर अंशुमान से हमारा एक सवाल रहेगा, बताइए सर प्लीज। जी, देखिए ये तो किसी आप एस्ट्रोलॉजर को शो में बैठा लें, वही बता देंगे कब होगा, क्योंकि 2 साल से मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है इसका खात्मा मिड फेब से डाउन होना चालू होगा पूरे कंट्री में, और फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक तक ये सेटल हो जाएगा, तो आप नॉर्मल महसूस करेंगे। लेकिन एहतियात नहीं छोड़ना है, इस समय तो ज्यादा एहतियात आप रख रहे हैं, उसमें एहतियात नहीं छोड़ने का मतलब है हमें वेट करना है अभी, जब तक वैक्सीनेशन हमारा वर्ल्ड वाइड, इंडिया की बात नहीं कर, वर्ल्ड वाइड एक लेवल तक ना आ जाए और ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक कर दें, जैसे हमने पोलियो में किया, मम्प्स में किया, मेजल्स में किया, जिसको इरेडिकेट किया, तब तक हमें अपने प्रिकॉशंस को रखने हैं। कभी भी नई खबर आ जाएगी कि उस जगह पे आउटब्रेक हुआ, फ्लाइट आ रही है, या हमारे कंट्री में हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोग्राम हम ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो स्नेहा ने बात कही है डॉक्टर अंशुमान, और जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हम कुछ बातें यहाँ अपने साथियों से स्नेहा इसलिए कहना चाह रहे हैं कि देखिए, कुछ लोग आप में से ऐसे ज़रूर होंगे जो घर में ही हैं, पूरा प्रिकॉशन उन लोगों ने लिया,
लेकिन एक आध बार घर से बाहर निकले और इन्फेक्शन लेकर घर में आ गए और उसके बाद पूरा परिवार बीमार पड़ गया। थैंकफुली उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, उन्हें टेस्ट नहीं करवाना पड़ा, लेकिन सबको बुखार आया, सबकी बॉडी एक हुआ, सब सर्दी ज़ुकाम से परेशान रहे। स्नेहा तो दुबई होकर आई हैं। कल इन्होंने 2 N95 मास्क अपने दिखाए थे। कहने का मतलब सिर्फ ये है, रिपोर्टिंग कर रही हैं, हॉस्पिटल्स जा रही हैं, वार्ड्स में जा रही हैं, रोज़ 4-5 घंटे बाहर रहती हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाती हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए है डॉक्टर अंशुमान कि अगर आप चाहें और आप पूरे प्रिकॉशंस लें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का एकदम रिलीजियसली उसे फॉलो करें, पालन करें, तो आप कोरोना से बच सकते हैं घर से बाहर जाकर भी, और आप घर में रहकर भी थोड़ी सी लापरवाही बरतकर कोरोना को दावत दे सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे देश में, हमारे साथियों के, हमारे घर परिवार में हैं। क्या आप दोनों से एंड नोट पर हम जानना चाहते हैं, डॉक्टर अंशुमान से भी और स्नेहा आपसे भी, कि हमें ये जो कैजुअल अप्रोच है अभी भी दिखाई दे रहा है या अब हम अलर्ट हैं? बिल्कुल अभी भी दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और संयोग से शो में दो लोग तो आपके उदाहरण हैं। स्नेहा भी जाके रिपोर्टिंग करती हैं, हर जगह जा रही हैं, लेकिन बचती हैं, अपने सारे प्रिकॉशंस लेती हैं। और मैं अस्पताल में ही रहता हूँ। बिल्कुल। कोविड के मतलब जो मरीज आते हैं उसमें कई कोविड पॉजिटिव निकलते हैं, उनको देखना भी, ऑपरेशन भी करना है, प्रिकॉशंस ही लेते हैं। प्रिकॉशंस हमारा मास्क ही है, मरीज की टेस्टिंग होती है, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, तो तब भी तो हम बचे रहते हैं। वैक्सीन तो बाद में आया, वैक्सीन हमने ले लिया। कहने का मतलब है प्रिकॉशन से बेटर कोई हथियार नहीं है आपके। जी स्नेहा, आप बताइए, आप किस तरह से बचती हैं, क्योंकि आप तो हाई रिस्क जोन में जाती हैं, उन लोगों से मिलती हैं। हम लोगों को डर लगता है, लेकिन थैंकफुली और आप प्राउड भी फील करती हैं कि देखिए मैं जा रही हूँ, बच रही हूँ। कैसे आप? बिल्कुल, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी सईद, अभी जैसे हमारे ऑफिस के रूल्स है, अभी इस समय जो बाहर जा रहा है उसे वो ऑफिस के अंदर नहीं आ सकता है, तो फील्ड रिपोर्टिंग इस समय काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन क्योंकि ये ताकि लोग ऑफिस में बीमार ना पड़े, ये एक रिस्क हमेशा रहता है। मेरे हिसाब से इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है कि जो चीज़ सबको पता है कि बेसिक अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग, एनक्लोज स्पेसेस में ना जाएं, आप इसको बाय वे ऑफ लाइफ अभी मान लें कि ऐसे ही करना है कुछ और महीनों तक, कुछ और शायद सालों तक ऐसे ही हमें रहना पड़े। पता नहीं ओमिक्रॉन के बाद 6 महीने बाद कौन सा नया वेरिएंट, ओमिक्रॉन के 2 लीनेजेस हैं। देयर इज़ there are lots of things that are not known। अभी हमें पता नहीं है कि ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, ये वेरिएंट फर्दर म्यूटेट करेगा या कोई और नया वेरिएंट आएगा, वो कहाँ पर आएगा, क्या वो इंडिया में फिर से आएगा डेल्टा की तरह, या वो कहीं और रिपोर्ट होगा। इसलिए ये जो बेसिक्स है ये हमें करना ही है, चाहे आप ऑफिस में हो या चाहे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में हो, वो कैलकुलेशन और वो पर्सनल चॉइस हमें करना ही पड़ेगा और माइंडफुल हमें रहना ही पड़ेगा कि ये जो हमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें ये अपना नॉर्मल अपना वे ऑफ लाइफ की तरह इसे कैसे अडॉप्ट करना है, ये हमें हमेशा ऐसे हमें अपने we have to always think about it and we always have to remember that this is going to be our way of life essentially, बहुत दिनों तक और हफ्तों तक जिंदगी में शामिल कर लीजिए। बहुत धन्यवाद स्नेहा आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पॉपुलर न्यूज़ आज की देखना मत भूलिएगा, क्योंकि शशि शर्मा जी आ चुकी है। देखते रहिए आज तक।